Welcome students of BSc Part 1st in Government Gauri Devi College for Women Alwar. In BSc Part 1st we will start in chemistry. There are 3 papers: inorganic chemistry, acarbonic rasayan, organic chemistry, carbonic rasayan, and physical chemistry, भौतिक रसायन। ये केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेपर। तीनों पेपर 50-50 नंबर के होंगे। आपको मैं डॉक्टर रीना यादव फिज़िकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन वाला थर्ड पेपर पढ़ाऊँगी। आप लोगों को जो बुक्स लेनी है वो आप मार्केट में जो भी आपको सूटेबल लगे वो बुक्स देख सकते हैं। वैसे कुछ एक पब्लिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ, लाइक RBD रमेश बुक डिपो, कॉलेज बुक हाउस CBH, साहित्य भवन पब्लिकेशन, मोना पब्लिकेशन, जयपुर पब्लिशिंग हाउस एंड साक्षी पब्लिशिंग हाउस। और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा। ये सारी बुक्स हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में भी हैं, आप वहाँ पर भी जाके इनको रेफ़र कर सकते हैं। और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स प्रेजेंट हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो किताबें देखिए, ख़रीदिए और आपस में शेयर करके उनको पढ़िए और अपने नोट्स भी बनाइएगा साथ के साथ। तो कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे आप एक रेफरेंस बुक्स भी ले सकते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है और आपको एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो टोटल 5 यूनिट का में जो सिलेबस बटा हुआ है उसमें फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ starts with mathematical concept, जिसमें logarithmic relations, curve sketching, linear graph and calculations of slopes, differentiation of function like kx, sin x etc., maxima, minima, partial differential and reciprocity relations। ये सारा आपका थोड़ा सा जो बेसिक मैथमेटिक्स का है, फैक्टोरियल क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या है, आपने ये सब पढ़ भी रखा है 12th क्लास में। तो ये बेसिक आपको पढ़ना है और इसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट यूनिट में ही सेकंड पार्ट है, मैटर की सेकंड स्टेट दैट इज़ लिक्विड स्टेट। और इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। और जो ये सारा आपने बेसिक 12th में पढ़ा हुआ भी है। और इसी में एक नया पार्ट है लिक्विड क्रिस्टल, और इसमें लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है, मेन बेसिकली निमेटिक, कोलेस्ट्रिक और स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अब सेकंड यूनिट जो है उसमें आपका आता है गैसियस स्टेट, postulates of kinetic theory of gases, deviation from ideal behavior and van der Waals equation। क्या है मतलब आइडियल इक्वेशन और van der Waals इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कैसे ये इवेल्युएट हुई थी। इसी में क्रिटिकल फिनोमेना है आपका, PV आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैस, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट वगैरह सारा जो है van der Waals गैस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, इनका रिलेशन क्या है, रिड्यूस्ड इक्वेशन एंड मॉलिकुलर वेलोसिटी, CRMS, C bar, CMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब क्या है, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ये सारा आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ाएंगे। थर्ड यूनिट है उसमें सॉलिड स्टेट, मैटर की जो थर्ड स्टेट है दैट इज़ सॉलिड स्टेट, डेफिनेशन एंड स्पेस लेटिस, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल, ये क्या होते हैं, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या क्या हैं, वो 3 लॉ जो हैं वो पढ़ने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, यानी कि डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन। और कुछ एक क्रिस्टल्स हैं लाइक सीजियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन
एंड बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ये थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट जो है दैट इज़ कोलॉइडल स्टेट, ये भी आपका बेसिक इसका पढ़ा हुआ है 12th में। डेफिनेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होगा, सॉलिड्स इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड्स मीन्स सॉल्ट्स एंड जेल्स, एंड थर्ड इज़ लिक्विड इन लिक्विड दैट इज़ इमल्शंस, ये क्या होते हैं, क्या टाइप है, प्रिपरेशन क्या है, इनका जनरल जो है वो इसके बारे में पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। केमिकल काइनेटिक्स के स्कोप क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, देन मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ सिंपल ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए, हाफ लाइफ क्या है, मीन लाइफ क्या है, इन सब का डिटर्मिनेशन करना, इनकी इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, और इसी में आपको आगे पढ़ना है रेडियो एक्टिव डिके एज ए फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स जो भी हैं, हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटली इनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। थियरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें आपको थोड़ा सिंपल कॉलिजन थियरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल ट्रांजिशन स्टेट थियरी एंड इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस है जो जिसमें एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेसिस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स, ये सारा आपका सिलेबस है जो आपको करना है अभी फर्स्ट ईयर में। आप क्योंकि CBSE से और राजस्थान बोर्ड से दोनों के बच्चे हैं तो लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे। आप कोशिश करिएगा दोनों एक दूसरे को समझने का, टर्म्स भी आप में भी इनिशियली थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट विद द टाइम यू विल लर्न। अब हम जो फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज़ गैसीय स्टेट आपका शुरू करेंगे। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था या गैसीय स्टेट ये आप 12th में बेसिक्स इसके पढ़ चुके हैं। क्या होती हैं, मैटर या पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इनमें बेसिकली मेन जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सॉलिड के अणु, गैस के अणु और या इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, सॉलिड के और लिक्विड के, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ कि इनके एक तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरियां इनमें कितनी है, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं सॉलिड्स के मॉलिक्यूल। लिक्विड जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और लाइक वाइज जो मॉलिक्यूल पास पास होंगे उनमें अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो है इनकी पैकिंग में या इनके मॉलिक्यूल्स की आपस की दूरी में, और कंपैरेटिव जो डिस्टेंसेस है वो गैसेस का, बल्कि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तो डिफरेंस फिर भी कम होता है, बट गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप वैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल वाटर का है, 1 मोल वाटर का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल का मतलब है कि ग्राम में उसका कितना वेट हो जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, इसका मतलब क्या है, उसका ग्राम में वेट, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, H2O है, तो H2O का 1 मोल, इसका मतलब H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 को हम अगर हम ग्राम में लिख दें तो 18 ग्राम वाटर दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल वाटर। लाइकवाइज अगर हम कहें कि हमारे पास सपोज़ कार्बन डाइऑक्साइड है CO2,
ऑक्सीजन 16 इंटू 16 हो गया, मतलब 16 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया और 12 कार्बन का। तो टोटल कितना हो गया? 12 + 16 मतलब 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल ऑफ CO2। तो किसी भी चीज़ का 1 मोल, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, इसका मतलब कि 2 ग्राम हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम का वेट 1 होता है, 2 हो जाएगा, तो 2 यूनिट जो है दैट इज़, अगर 2 को हम ग्राम में ले लें तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लाइकवाइज अगर मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में का एटमिक वेट कितना है? 16 + 16 32 ग्राम ऑक्सीजन। अगर 1 मोल हम किसी का भी ले लें, ऑक्सीजन, पानी का, CO2 का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, 1 मोल का मतलब कि इसके 18 ग्राम, CO2 के 44 ग्राम, हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम। और आपको पता है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या, जिसको एवोगाड्रो नंबर N0 के नाम से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 6.6 इंटू 10⁻23 या 6.02 इंटू 10⁻23। इतने अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। एवोगाड्रो मतलब नंबर ऑफ एटम्स, अणुओं की संख्या, या अगर वो मॉलिक्यूलर है तो परमाणु की संख्या, अणु की संख्या है ना। मॉलिक्यूलर मतलब अगर एटमिक है या मॉलिक्यूलर है, सब्सटेंस जैसा भी है, जैसे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसमें टोटल 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे 1 मोल में। तो किसी भी गैस में आपको पता है 1 मोल में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, सब में वही नंबर है। और इनका भार कितना हो जाएगा? 18 ग्राम, 44 ग्राम। तो अगर हमारे पास वाटर जो है, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, तो उसके 1 मोल में या 1 ग्राम में, 1 मोल में, 1 ग्राम में वो कितना स्पेस, वॉल्यूम कितना घेरेगा? 18 ml। लेकिन अगर इसी पानी को, 1 मोल पानी को अगर हम वेपर फॉर्म में ले आएँ या गैसियस फॉर्म में ले आएँ, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 22,400 ml इन गैसियस स्टेट। अगर हम NTP पर 1 मोल वाटर को गैसीय अवस्था में बदल दें तो वो लिक्विड स्टेट में 18 ml जगह वॉल्यूम घेरता है और गैसियस स्टेट में 22,400 ml जगह घेरता है। तो आप ये देख लीजिए दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अंतर कितना हो गया, दूरी कितनी हो गई, कितना वॉल्यूम में डिफरेंस आ गया। तो गैसेस, सॉलिड और लिक्विड में फिर भी इतना डिफरेंस नहीं है, बट सॉलिड लिक्विड से गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो लिक्विड स्टेट में पानी 18 ml स्पेस घेर रहा था सामान्य ताप दाब पर, वही 1 मोल पानी गैसियस अवस्था में या वेपर स्टेज में 22,400 ml जगह घेरता है। इसका मतलब इनमें जो मूल अंतर है वो अंतराण्विक बल का और उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का है। और इसीलिए गैसेस की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिक इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गैसेस के। लाइक डिफ्यूज़न एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा किन्हीं भी गैसेस को आपस में अगर हम छोड़ देते हैं तो ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे में आके एक होमोजीनस समांगी मिश्रण बना लेती हैं। तो गैसेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा, जब भी 2 या 2 से अधिक गैसेस एक साथ होंगी तो ये हमेशा समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर बना लेती हैं। दूसरा कि इनका घनत्व बहुत कम होता है और इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी दबने की क्षमता या संपीड्यता जो है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि जब आप इनको कंप्रेस करोगे पिस्टन से, अगर हम दबाते हैं इनको गैसेस को, तो ये बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है। इनकी दबने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो गैसेस जो हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, घनत्व बहुत कम होता है, तो इनमें दबने
की क्षमता, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, गैसेस जो हैं वो गैसेस के रिलेटेड कुछ नियम हैं, उनका पालन करती है। गैसेस जो हैं दैट ओबे सर्टेन लॉज को रिलेटिंग टू, उनके ताप, दाब और आयतन से संबंधित कुछ एक नियम है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर ये नियम दिए थे, इन नियमों का पालन करती है। जैसे पहले बॉयल्स ने गैसेस से संबंधित एक नियम, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, दिया था कि स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम किसी भी, मान लीजिए हमारे पास किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है और इसका ताप, टेम्परेचर जो है वो अगर हम कांस्टेंट रखें, तो अगर हम इस गैस को दबाएं, प्रेशर लगाएं, तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे इसका आयतन उतना ही कम होता जाएगा। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करें तो गैस का, अगर मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उस प्रेशर को कम करते जाएं तो वॉल्यूम इसका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जैसे जैसे अगर हम प्रेशर को कम करते जाएं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। इधर वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है और इधर प्रेशर कम होता जा रहा है। या यूँ कहें कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है। एक हमको हाइपरबोलिक कर्व मिल जाता है। मीन्स प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। दाब को बढ़ाते जाएंगे तो आयतन कम होता जाएगा। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज इक्वल टू अगर हम करें तो एक V अपॉन P अगर हम करें तो एक कांस्टेंट आ जाता है। मतलब P और V में अगर PV अगर हम लें, मान लीजिए इधर हम यूँ भी ग्राफ प्लॉट करें कि एक साइड हमने PV ले लिया x एक्सिस में और ये प्रेशर ले लिया, तो PV, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज़ करो तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो अगर हम किसी गैस का, यहाँ पर PV ले लें और इधर हम P ले लें, तो अगर हम दाब को बढ़ाते जाएं तो जितना दाब बढ़ाएंगे उतना ही आयतन कम हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट मिलता है हमें। इसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब बॉयल्स ने क्या नियम दिया था कि अगर हम किसी भी गैस के लिए स्थिर ताप पर आयतन को बढ़ाते या दाब को बढ़ाते हैं तो आयतन कम होगा, और दाब कम करते हैं तो आयतन बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो आपका नियम है दैट इज़ गैसेस से रिलेटेड, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या नियम दिया था? स्थिर दाब पर अगर हम किसी भी गैस के आयतन को स्टडी करें तो आयतन, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे भी आप देखो, ताप बढ़ाओ तो आयतन बढ़ता चला जाता है। अगर हम दाब स्थिर रखें, अगर मान लो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किसी कंटेनर में 1 एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर पर कोई गैस भरी हुई है, अगर हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, और जितना जितना ताप बढ़ाते जाओगे ये गैस एवोपरेट, मतलब दूर दूर हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल और इसका आयतन बढ़ता जाएगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा बेटा, सॉरी है ना। तो ये PV इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। लाइकवाइज थर्ड जो लॉ दिया था अवोगाड्रो ने, अवोगाड्रोज लॉ, उन्होंने बताया था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर ले लें तो स्थिर ताप और स्थिर आयतन पर किसी भी, स्थिर दाब और स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन, उसमें अणुओं की संख्या या नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मोल कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक मोल में अणुओं की संख्या हमेशा स्थिर होती है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो या तो हम एक अणुओं का मोल ले लें या अणुओं की संख्या ले लें, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उन्होंने कहा
कि स्थिर प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस के वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल हमेशा स्थिर रहते हैं। ये कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा आप आयतन बढ़ाओगे अणुओं की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी, आयतन को कम करोगे अणुओं की संख्या कम होती जाएगी। मीन्स V/N इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से ग्राहम्स ने, एवोगाड्रोस ने, गैलुसॉक ने ये सारे गैसेस से रिलेटेड लॉज दिए थे, और उनके आधार पर अगर हम इन नियमों को भी देखें तो इनके आधार पर आपने क्या देखा, बॉयल्स लॉ में V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। आयतन जो है वो स्थिर ताप पर दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। चार्ल्स ने क्या कहा था, स्थिर दाब पर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ताप के समानुपाती है आयतन। और एवोगाड्रोस ने क्या बताया कि स्थिर ताप और दाब पर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर हम इन तीनों से में अगर वॉल्यूम को देखें तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P, NT/P हो जाएगा। और इसी को हम गैस इक्वेशन कहते हैं, या इनको नियम को अगर हम कंपाइल कर दें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P, या PV/NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको R या गैस कॉन्स्टेंट कहते हैं, या PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, या इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, किसी भी गैस के लिए जब हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनको रिलेट करते हुए कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। तो इसमें P, V और T, ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों हैं। ये जो इक्वेशन है दिस इज़ आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसेस को कंसिडर करते हुए किसी भी गैस के लिए एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ एक ये नियम दिए थे। इन्हीं नियमों को प्रैक्टिकल करके और कैसे इसको वेरीफाई किया, या क्या इससे गैसेस के बारे में जो आगे नियम दिया गया या गैसेस के बारे में बताया गया, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।